पिछले क्लास में पढ़ा था कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में, सब्जेक्टिव जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में। और आपकी क्या सलाह है, आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसा जो पिछला वीडियो आपने देखा उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप और इसके बारे में और क्या क्या जानना चाहते हैं। और वो भी मटेरियल आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर लाया जाए, कंटेंट जो है बेहतर से बेहतर लाया जाए और वो आप तक पहुंच सके। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का जो पिछला क्लास का जो सेशन था उसमें हम आगे बढ़ाएंगे और आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। शुरू करेंगे, अब शुरू कीजिए। बस इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक बार देखिएगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो होगा उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, सब्जेक्टिव क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव तो सारा अपने आप खुद ही क्लियर हो जाएगा। कुछ इक्का दुक्का हो सकता है, तो सब्जेक्टिव का वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बोलिएगा महेंद्र जी। गतिज ऊर्जा, जिसको याद होगा वो बोलेगा। गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को सम्मिलित रूप को कहा जाता है। विकल्प एक बोल देते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अब देखिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिला दिया जाए तो उसको हम कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। अब यहाँ से दोनों को मिला देंगे तब यांत्रिक। चलिए आगे का क्वेश्चन है, आगे को क्वेश्चन। एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? विकल्प है, हल्के पिंड की, भारी पिंड की, दोनों की समान, सूचना अपर्याप्त है। हल्के पिंड की, हाँ हल्के पिंड की। अब समझिएगा, कह रहा है कि संवेग बराबर है तो P बराबर होता है mv, द्रव्यमान गुना वेग। अब कह रहा है कि ये गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा p²/2m। यानी कि जितना ही आप द्रव्यमान बढ़ाइएगा उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा? कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती हो गया Ke बराबर p²/2m। यानी कि किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान कम हो, किसी पिंड का द्रव्यमान कम हो तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, और द्रव्यमान ज्यादा हो तो गतिज ऊर्जा कम होगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया कि किसी वस्तु का संवेग अगर बढ़ाया जाए p²/2m, यानी कि किसी वस्तु का संवेग बढ़ाया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। चलिए आगे का क्वेश्चन, बोलिएगा पिंटू जी। कार्य करने में मानव शरीर का कौन सा प्रयुक्त ऊर्जा होती है? कार्य करने में मानव शरीर का प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है? विकल्प है, स्थिति ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। बोलिए सर इसका आंसर होगा स्थिति ऊर्जा। मतलब हम लोग जो कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है जिसका उपयोग हम करते हैं कार्य करने में, वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? विकल्प है, बोलिए बोलिए। हाँ 746 वाट, यानी कि 1 HP में 746 वाट। ठीक है, इसको कहते हैं एक अश्व शक्ति भी कहते हैं। आगे का क्वेश्चन, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है तो किया गया कार्य होगा। विकल्प है, अनंत, अधिकतम, शून्य, दिए गए आंकड़ों से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
बोलिए। शून्य होगा। शून्य होगा। अब किसी वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य होगा, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। अब एक और फॉर्मूला होता है W बराबर एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका हमने बताया था तीसरे कॉन्सेप्ट में, हम लोग उसमें डिस्कस किए थे हम लोग कि कार्य जो होगा बल भी लगेगा, विस्थापन भी होगा, लेकिन अगर थीटा का मान यानी कि जो बल लग रहा है वो अगर 90 डिग्री पर लगाया जाए, cos 90 पे लगे तो कार्य 0 हो। चलिए आगे का क्वेश्चन बोलिए। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। विकल्प है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा। बोलिए इसका आंसर आप लोग। इसको कहते हैं प्रत्यास्थ स्थिति। आप बिल्कुल सही। मतलब शरीर के आकार में अगर बदलाव हो रहा है तो उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा लगेगा। और ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे कि स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो उसमें भी प्रत्यास्थता बल लगता है। तो शरीर के आकार वहां पे भी स्प्रिंग का आकार बदलता है और यहाँ पे भी बदलता है, तो इसको कहते हैं प्रत्यास्थता। वहां पे बल होता है, यहाँ पे ऊर्जा हो गया। तो शरीर के आकार में जो परिवर्तन होता है उसमें जो ऊर्जा लगता है उसको प्रत्यास्थता ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, प्रत्यास्थता स्थिति ऊर्जा। आगे का क्वेश्चन बोलिएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। विकल्प है 36 गुना 10 के पावर 5 जूल, 36 गुना 10 के पावर 3 जूल, 36 गुना 10 के पावर -5 जूल, 36 गुना 10 के पावर 7 जूल। 36 गुना 10 के पावर 5। अब इसको कैसे याद करेंगे? 1 वाट और 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। तो इसको क्या करेंगे? पहले तो 60 गुना 60 तो ये हो गया वाट। 1 वाट मतलब कि 3600 जूल हो गया, 60 गुना 60। अब यही पूछे कि 1 किलोवाट, किलो का मतलब 1000 से गुना करेंगे तो 3600 गुना 1000 यानी हो गया 36 गुना 10 के पावर 5 जूल। याद नहीं करना, बस समझ लेना है कि 1 किलोवाट मतलब होता है 1 वाट मतलब हो गया 60 गुना 60 यानी 3600 जूल। 1 किलोवाट कर देगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 36 गुना 10 के पावर 5 जूल हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन सुनिए लो। जब दो लोचदार पिन आपस में जोर से टकराते हैं तो, जब दो लोचदार पिन आपस में जोर से टकराते हैं तो विकल्प ए है। ये विकल्प सुनिए। दोनों पिंड सिकुड़ने की प्रवृत्ति में होते हैं और संपर्क सतह पर विरूपित होते हैं। विकल्प ए है। अब विकल्प बी ध्यान से सुनिएगा। दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। विकल्प बी है। अब आगे का विकल्प सी है। ए और बी दोनों। अब डी विकल्प है मुड़ने के बाद दोनों पिंड शीघ्र विरामावस्था में आ जाते हैं। बोलिए इसका विकल्प बी थोड़ा बड़ा है, बोल देते हैं इसका आंसर। दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई भी दो वस्तु अगर आपस में टकराया जाए तो उसकी दोनों वस्तु की अपनी प्रवृत्ति है, वो पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आना चाहेगा। यही होता है। ठीक है। आगे का रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विकल्प है ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, योगरादो परिकल्पना, इसके बाद विकल्प है संवेग संरक्षण। बताइए तो जो रॉकेट कार्य करता है वो संवेग संरक्षण के संवेग संरक्षण। ठीक है सर। आगे का क्वेश्चन। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है। ठीक। तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि। ठीक है, बिल्कुल सही है। कार्य जो ये कार्य बनता है बल गुना विस्थापन से। तो बल और विस्थापन जो सदिश राशि है लेकिन कार्य अदिश राशि है। अब इसको थोड़ा सा अगर याद करना हो तो एक अनुमानित ट्रिक है, आप कह सकते हैं 2-4 अपवाद छोड़कर कि जिसमें वो लगा होता है ना वो सदिश होता है। तो विस्थापन में भी वो लगा हुआ है और बल में भी वो लगा हुआ है, लेकिन कार्य में वो नहीं लगा हुआ है। 2-4 छोड़कर जैसे द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, ये क्या होता है? सदिश नहीं होता है।
लेकिन मैक्सिमम जिसमें वो लगा होता है वो सदिश ही होता है, लेकिन कार्य में वो नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये अदिश राशि है। अदिश राशि। आगे का क्वेश्चन सुनिएगा, किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाए, इसके नए संवेग का मान क्या हो जाएगा? विकल्प सुन लीजिएगा। प्रारंभिक मान से 4 गुना, विकल्प ए है। विकल्प बी, प्रारंभिक मान से 3 गुना हो जाएगा। विकल्प सी, प्रारंभिक मान से 2 गुना। विकल्प डी है अपरिवर्तित रहेगा। ये हो जाएगा प्रारंभिक मान से दुगुना हो दोगुना हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? सही है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P²/2m। अब काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना कीजिएगा तो P² से स्क्वायर हटाएंगे, रूट रखेंगे। इसका मतलब कि आपका जितना गुना कर देगा ना, जितना गुना काइनेटिक एनर्जी का है उसका हम रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, उतना ही वो संवेग में परिवर्तन होगा। तो यहाँ कह रहा है कि 4 गुना हो रहा है, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? प्रारंभिक से 2 गुना होगा, जो संवेग में परिवर्तन होगा। ठीक, आगे का क्वेश्चन चलिए। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की में विस्थापन के होती है, इसमें विस्थापन होती है। विकल्प है विपरीत दिशा में सी है विकल्प, ए और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये हो गया बल की दिशा में। हाँ, क्योंकि दिशा में बल से- तभी धनात्मक होगा जब विस्थापन जो होगा बल की दिशा में होगा। हाँ, ठीक है। आगे का क्वेश्चन सुनिएगा, आंसर बोलिएगा। गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा सम्मिलित रूप को कहा जाता है? बोलिए सर। गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा सम्मिलित रूप को कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। इसको गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के मिलाकर कहेंगे हम्म, तो इसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आगे का क्वेश्चन। एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। एक हल्के एवं एक भारी पिंड का गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा? अब विकल्प सुनिएगा। ए भारी पिंड का, बी हल्के पिंड का, विकल्प सी दोनों का संवेग समान, डी सूचना अपर्याप्त है। ये होगा भारी भारी पिंड का आंसर कैसे सही होगा? है। काइनेटिक एनर्जी, फिर वही फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी याद रखिएगा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी समान हो गया। अब पूछ रहा है संवेग, तो काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m बराबर होगा P²। तो जितना अगर आप द्रव्यमान बढ़ाएंगे उतना संवेग उसका बढ़ेगा। इसका मतलब कि भारी वस्तु का, भारी पिंड का अगर संवेग क्या होगा? ज्यादा होगा और हल्के पिंड का संवेग कम होगा। अब आगे का क्वेश्चन है, संवेग बराबर क्या होता है? बोलिए। संवेग द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर दबाव गुना वेग। इसको याद करने का तरीका है P बराबर mv, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। चलिए आगे का क्वेश्चन सुनिएगा। एक ट्रक तथा एक कार समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा। एक ट्रक तथा एक कार समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील है तो उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाए तो, विकल्प सुनिएगा। कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी। विकल्प ए है कार ठहरने से पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी। विकल्प बी सुनिएगा ध्यान से। ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी। अब विकल्प सी सुनिएगा, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगी। यही होगा, दोनों ठहरने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही। दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगी। इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल सही आंसर कि अगर ट्रक और कार दोनों जो है समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है तो दोनों को अगर रोका जाए तो दोनों जो है समान दूरी तय करेगी रुकने के लिए। हाँ, रुकते हुए मतलब रुकने के लिए समान दूरी तय तय करेगी, तब करेगी। जाकर दोनों रुकेगी। आगे का क्वेश्चन है सुनिएगा। आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है, कितना होती है? बोलिए। आदर्श मशीन की जो दक्षता होती है वो 100%। 100%। लेकिन ऐसा कोई मशीन होता ही नहीं है जिसकी क्षमता 100% हो जाए। तो आदर्श मशीन कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जिसे हम आदर्श मशीन कह सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन है,
सुनिएगा। तेज गति से आने वाली क्रिकेट के गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्वेश्चन फिर सुनिएगा, बड़ा क्वेश्चन है। तेज गति से आने वाली क्रिकेट के गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? विकल्प ए है क्योंकि वह घबरा गया है। विकल्प 2 क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है। विकल्प बी है। आगे विकल्प सी सुनिएगा, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। विकल्प सी है। अब देखिए, जब गेंद आएगा वो ऐसे करेगा तो उसको लंबे समय तक, मतलब यहाँ से पीछे जाने में समय लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, उसको बल की अनुभूति कम होगी और जिसके कारण उसका धीरे धीरे बल क्या होगा, कम होता जाएगा। इसी कारण जो क्षेत्र रक्षक होता है, जो फील्डर होता है, वो गेंद को कैच करता है तो हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। आगे का क्वेश्चन सुनिएगा। जब एक पिंड किसी अनंत तल पर उधरता है तो इसके पास रहती है। जब एक पिंड को किसी जगह से उठाया जाए तो इसमें इसके पास होती है। विकल्प सुनिएगा। विकल्प ए है केवल गतिज ऊर्जा होती है। विकल्प बी केवल स्थिति ऊर्जा होती है। विकल्प सी है दोनों, यानी गतिज ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा। दोनों है, गति ऊर्जा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब किसी भी वस्तु को अगर तल पर रुकाते हैं, किसी अनंत तल पर, तो उसमें गति भी है और उड़ाता है अनंत तल पर, तो सही नहीं कंटिन्यू नहीं लौट पाता है। इसका मतलब इसमें स्थिति ऊर्जा भी है और गति ऊर्जा। चलिए आगे का क्वेश्चन सुनिएगा, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन बड़ा है। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, तब प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा क्या होगी? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, तो प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा क्या होगी? विकल्प सुनिएगा। विकल्प ए है शून्य। विकल्प बी है अपरिवर्तित। विकल्प सी है बढ़ती है। विकल्प डी है घटती है। बढ़ती है। हाँ, बढ़ती है। प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। स्प्रिंग को अगर दबाया जाए तो उसमें प्रत्यास्था ऊर्जा बढ़ती है। प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। चलिए आगे का क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग। किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है। विकल्प ए है संरक्षित बल। विकल्प बी है असंरक्षित बल। विकल्प सी है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। संरक्षित। इसका आंसर निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार के बल को कहा जाता है। यह क्लियर नहीं कि कोई बल का प्रयोग हुआ है इसमें। निश्चित रूप से मतलब एक किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाए तो दोनों बिंदुओं के बीच मार्ग में कोई परिवर्तन न हो, मार्ग पर निर्भर नहीं है, दूरी पर निर्भर नहीं है, तो उसमें कार्य कितना होगा? तो यहाँ पे ये आंकड़ा जो है वो सही नहीं है। जब दूरी तय नहीं हुआ तो विस्थापन अगर मार्ग की लंबाई नहीं लेना है तो विस्थापन दूरी वहीं पे है या दूरी तय किया गया, क्योंकि विस्थापन अगर 0 हो तो कार्य 0 हो। तो यहाँ स्पष्ट नहीं है कि विस्थापन नहीं हुआ है या हुआ है। मतलब ये प्रश्न जो है थोड़ा सा एरर है या आंकड़ा अधूरा है। आगे का क्वेश्चन सुनिएगा। एक बंद मार्ग पर, ठीक, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। विकल्प सुनिएगा। विकल्प ए है अधिकतम। विकल्प बी है न्यूनतम। विकल्प सी है शून्य और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इसका आंसर होगा न्यूनतम, क्योंकि वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर तो वहाँ पे कार्य जो होगा वो न्यूनतम होगा। अब यहाँ से ये क्वेश्चन कर दे कि वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है और वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाए, प्रारंभिक स्थान पर आ जाए, तब वहां कह देगा तो कार्य 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही। आगे क्वेश्चन सुनिएगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? बोलिए पिंटू। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है?
बोलिए आंसर इसका। ये संवेग 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 बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। अब इसको याद ऐसे करना है कि P बराबर mv, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। चलिए ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। विकल्प सुनिएगा। विकल्प ए है आधी, विकल्प बी है दोगुनी, विकल्प सी है चौगुनी, विकल्प डी है चौथाई। ये चौथाई होता है, क्योंकि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कर रहा है तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर होता है और जो वेग कर रहा है वो आधी कर रहा है, तो कितना भी करे उसका स्क्वायर कर देना है। तो आधी करे 1/2, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया। और अगला दिन जो है पुनः हम लोग जो क्लास फिक्स करेंगे तो उसमें एक दिन सब्जेक्टिव होगा और अगला दिन उसी टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव पढ़ा जाएगा। क्योंकि अगर सब्जेक्टिव क्लियर है तो थोड़ा सब्जेक्टिव भी देख लिया जाएगा। हो सकता है कभी कभी आपका सब्जेक्टिव जो क्यूज हो, अगर कोई चैप्टर लंबा आ जाए टॉपिक, हो सकता है 2 दिन भी चल सकता है। क्योंकि सब्जेक्टिव क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। ऑब्जेक्टिव तो आप रट्टा मार के याद कर लेंगे लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है, बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव आपका क्लियर है तो फिर ऑब्जेक्टिव की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं अभ्यास के लिए कि हो सकता है सब्जेक्टिव में कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो रह गया हो तो उसको हम ऑब्जेक्टिव में देख लेंगे, या कितना याद है हमें सब्जेक्टिव, इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, न कि इसको याद करने के लिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे ल्यूसेंट पढ़ेंगे। ल्यूसेंट का जो विविध जो है ना, यहाँ से मिसकोलेनियस कर सकते हैं। ये भी जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इससे थोड़ा सा पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। और ये है कि आप थोड़ा सा याद करेंगे तो इसे एका दुका क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। अब आप लोग सोचते होंगे 2-3 क्वेश्चन के लिए क्यों पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे 0.25 के लिए नौकरी नहीं हो पा रहा है। तो हर एक क्वेश्चन जो छोटा है उसको भी ध्यान रखना है। चलिए लूसेंट में विविध पढ़ते हैं। विश्व के प्रथम व्यक्ति महिला। चलिए पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है। बोलिए। चीन नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब चंद्रमा पर मानव भेजने वाला ऐसा कौन सा देश है जिसे चंद्रमा पर पहली बार मानव भेजा? वो संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने पहली बार चंद्रमा पर आदमी भेजा था, मानव भेजा था। आगे का क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन है? कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? बोलिए आंसर। चीन नहीं, रूस। इसका रूस है आंसर है। मतलब कृत्रिम उपग्रह को पहली बार जो भेजा था अंतरिक्ष में रूस हो गया रूस। मतलब रसिया वैसे भी ये जो मिसाइल है वो ज्यादा रखता है, तो जो अंतरिक्ष में भेजा था प्रक्षेपण तो वो रूस हो जाएगा। रूस ने किया। और आदमी को भेजेगा तो वो अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका। आगे का क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश कौन है? बोलिए आंसर इसका आप लोग। यूनान। मतलब आधुनिक ओलंपिक खेल जो है उसने शुरू किया था, तो यूनान ने शुरू किया था। ठीक है। आगे का क्वेश्चन, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। इनका इन लोग का थोड़ा सा नाम सीखना होता है। बोलिए। डॉक्टर सन्यास सिंह। सन्यास सिंह चीन के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सन्यास सिंह। सिंह। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति चीन गणराज्य डॉक्टर सन्यास सिंह। ऊपर वाला पूछा गया था। चलिए आगे का क्वेश्चन, सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? बोलिए क्या है सर? सर्वाधिक पशु वाला देश सर्वाधिक पशु वाला देश कौन सा है?
भारत भारत है। भारत है। सर्वाधिक पशु वाला देश भारत है। चलिए आगे का क्वेश्चन, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय का नाम बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय। ये तो तक्षशिला तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का जो है विश्व सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय वो भारतीय का है। तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए आगे का क्वेश्चन, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? वो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग यूएसए कहते हैं। अमेरिका कहते हैं। हाँ। तो यहाँ से पीछे वाला थोड़ा सा रिवीजन कीजिए कि पहली बार मानव को भेजा था वो कौन था? अमेरिका। पहला क्वेश्चन। अब वहाँ पे अंतरिक्ष में उतरने वाले प्रथम व्यक्ति अगर मानव भेजा तो कौन व्यक्ति थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे जिसने अमेरिका भेजा था। ठीक। अगर प्रक्षेपास्त्र करे तो वही रूस में। आगे का क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। बोलिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। मेजर यूरी गागरिन, रूस के थे। मतलब चंद्रमा पर जाने वाले थे नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर अगर कहते कि प्रथम व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रांग, और अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे यूरी गागारिन, यूरी गागरिन रूस के थे, जो रूस के थे। आगे का क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन है? ये कोलंबिया। कोलंबिया, बिल्कुल सही आंसर है। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल जो था वो कोलंबिया है। आगे का क्वेश्चन सुनिएगा, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। आगे का क्वेश्चन सुनिए, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका आंसर होगा बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान के। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के। मतलब मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान। आगे का क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बोलिए कौन थी? एस भंडार नायके श्रीलंका में। एस भंडार विश्व में कहते देश भंडार नायक श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री। और अगर ये मुस्लिम देश के कहते तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। चलिए आगे का क्वेश्चन सुनिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। बोलिए पिंटू जी। वेलेंटिना ट्रेस्कोवा। वेलेंटिना ट्रेस्कोवा। यह रूस की थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना ट्रेस्कोवा जो कि रूस के थी। बोलिएगा बॉबी देवल जी, आगे का क्वेश्चन सुनिए, इसका आंसर बताइएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। जुनको तेबई। चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तेबई जो जापान की थी। जो जापान की थी। आगे का क्वेश्चन सुनिएगा, ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी? जेन। ब्रिटेन की पहली रानी जेन जो थी। जेन थी। आगे का क्वेश्चन सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति का नाम बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति नाम बताइए। विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी महासभा की पहली महिला महासभापति विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक क्योंकि है, भारत की हाँ ठीक है। आगे क्वेश्चन सुनिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? सिकंदर। सिकंदर था। मतलब यूरोप का जो प्रथम था जिसने भारत पर आक्रमण किया वो सिकंदर था। आगे का क्वेश्चन है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। नाम तो थोड़ा सा इसमें टेढ़ा है, सुन लीजिए। मारिया एस्टेला रजाबेल अर्जेंटीना के थी। मारिया एस्टेला रजाबेल विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति जो अर्जेंटीना के थी। अर्जेंटीना की थी। मारिया एस्टेला रजाबेल। चलिए तो आज का हम लोग का इतना ही रहेगा करेंट अफेयर, और इसमें थोड़ा सा हम लोग करेंट की भी चर्चा कर लेते हैं।
और अगले दिन हम लोग फिर एक टॉपिक अगला हम लोग देखेंगे और उसके बाद आप चलिए आप लोग करेंट के बारे में थोड़ा चर्चा बारे में करेंगे। जान लीजिए। ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन पढ़ा जाएगा करेंट के बारे ज्यादा में, नहीं 10 ही पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बोलिएगा आप लोग क्वेश्चन सुन के इसका आंसर। परिश्रम पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? परिश्रम पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? बोलिए जी बॉबी धवल जी इसका आंसर। उड़ीसा। उड़ीसा। परिश्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया? उड़ीसा। उड़ीसा ने लॉन्च किया। चलिए आगे। इंडिया साई ऐप किसने जारी किया है? साई ऐप किसने जारी किया है? बोलिए पिंटू जी। भारतीय आर्मी। हाँ भारतीय आर्मी। भारतीय आर्मी ने जारी किया साई ऐप को। भारतीय आर्मी आर्मी ने जारी किया। इसके बारे में जानिए। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे का क्वेश्चन। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? बोलिए पिंटू जी, बोलिए। हाँ बिल्कुल सही आंसर इसका है, भारत में। मतलब इस साल का जो कह सकते हैं 2023 अगले साल का ये तो 2022 है, तो अगले साल का G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा। आगे का क्वेश्चन सुनिएगा। जयद तलवार युद्ध अभ्यास है। जयद तलवार 2021 किन दो देशों के बीच हुआ है? जयद तलवार युद्ध अभ्यास है 2021 किन दो देशों के बीच हुआ है? बोलिए आंसर से। भारत और हाँ बोलिए। भारत और यूएई। जयद तलवार युद्ध अभ्यास है 2021 में भारत और यूएई दोनों देशों के बीच संपन्न हुआ है। आगे का क्वेश्चन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है कब? बोलिए इसका आंसर पिंटू जी। टीकाकरण का जो दिवस को मनाया जाता है 16 मार्च। 16 टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रति वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। आगे का क्वेश्चन। 16 मार्च। 16 मार्च। बोलिएगा मनीष जी। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नावेद क्रिकेटर है? इस देश का क्रिकेटर मोहम्मद नावेद और सैमान अनवर भट्ट पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नावेद और सैमान अनवर भट्ट पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, इसको यूएई भी कहते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा किस देश में बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा किस देश में बनाया जा रहा है? सिंगापुर में बनाया जा रहा है। हाँ फ्लोटिंग सौर ऊर्जा सिंगापुर में बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा। चलिए आगे का क्वेश्चन सुनिएगा। यूएई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 149 देशों में से भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 139वां। यूएई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 149 देशों में से भारत को 139वां रैंक प्राप्त हुआ है। इसमें पहला रैंक फिनलैंड को मिला है। चलिए आगे क्वेश्चन सुनिएगा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ की है? बिहार। आरा जिला बिहार में। चलिए आगे का क्वेश्चन सुनिएगा। लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य बल किस देश का है? चीन का। भारत का 4। हाँ भारत का स्थान है 4था नंबर पर और पहला स्थान चीन का है। चलिए आज का हमारा क्लास हुआ। आज का समाप्त हुआ। फिर अगले दिन हम लोग थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में। तो आगे हम लोग पढ़ा जाएगा, उसके आगे जो टॉपिक होगा कार्य ऊर्जा शक्ति के बाद 3 नंबर ये था। 4 नंबर गुरुत्वाकर्षण। मतलब अगले दिन हम लोग जो चर्चा करेंगे वो गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग से उम्मीद भी करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा
और हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप उसे अच्छे से अगर बिना स्किप किए देखिएगा तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट बाहर कर देखिएगा, 2 मिनट बाहर कर देखिएगा, तो ऐसे समझ में नहीं आता है। किसी भी कार्य को करना है तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, बिना रुके कंटिन्यू, धीरे ही धीरे सही, लेकिन कंटिन्यू होनी चाहिए, तभी कोई काम हो पाएगा। तो अगले दिन हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके बारे में अगर लंबा हो तो हम लोग 2 दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आराम से बिल्कुल समझ के चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपनी जो विचार है वो जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, या हमें इसमें और कौन कौन से सुधार करने चाहिए। क्योंकि देखिए, हर जगह से सुझाव लेना अनिवार्य होता है। अगर हमें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो हर एक व्यक्ति से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत जानते हैं तो ऐसा नहीं होगा। हमें हर एक व्यक्ति से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हर एक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखना पड़ता है, और ये सीखना भी चाहिए, तभी हम आगे विकास कर पाएंगे। तो आप लोगों से भी हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमें बताएंगे कि आप हमें कहाँ सुधार करनी चाहिए, कहाँ और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करनी चाहिए, या और कौन कौन से टॉपिक लेने चाहिए, इसके बारे में आप लोग जरूर बताएंगे। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही रहेगा। जय हिंद।